Hello students, now today we start the new topic Ohm's law. अब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में कुछ पढ़ रखा है कि कैसे ओम्स लॉ ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिफाइन किया है इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ओम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट डिफाइन किया है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज आती है when all the physical conditions will remain constant, like constant temperature. So at constant temperature the potential difference applied across a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. That means अगर हमने किसी कंडक्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट कर रखा है, ऐसे में जो भी करंट उसके थ्रू फ्लो कर रही होगी वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मींस जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर बढ़ा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रही होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया, तो उसके एंड टर्मिनल थे, उसके एंड टर्मिनल के क्रॉस हमने कोई सप्लाई लगा दी V पोटेंशियल डिफरेंस की। सो यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब V पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होने की वजह से जो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रही होगी I, ये I V के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये ओम्स लॉ में बताया गया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर ये V is proportional to I है, तो when we remove the sign of proportionality introduce a constant, तो यहाँ पे constant आ जाता है बेटा R। ये R है यहाँ पे constant of proportionality and called as electrical resistance of that conductor, where R is constant of proportionality and called as electrical resistance। इस R को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका बेटा ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसको हम ये V इक्वल टू R I को हम अगर यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? अगर V और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके साथ कांस्टेंट R आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि Y इज प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर स्लोप M इंट्रोड्यूस आता है, तो बन जाता है Y इज इक्वल टू mx, और Y इज इक्वल टू mx प्लस c या Y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट करती है हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो देखिए अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते वक्त अगर मैंने क्या कहा, मैंने इसमें x एक्सिस के अबाउट I और y एक्सिस के अबाउट अगर v ले लिया, देन ये जो स्लोप मिल रहा है हमें बेटा, ये स्लोप वही थीटा ले रखा हमने, ये m कह दो या tan थीटा कह दो, यही क्या हो जाएगा r। ये क्या हो गया, यहाँ से v इज प्रोपोर्शनल टू i और यही में r शो कर रहा है।
अब हमने कहा जितना ज्यादा स्लोप होगा आई के रिस्पेक्टिव, क्योंकि रेफरेंस हम आई से ले रहे हैं क्योंकि आर इक्वल टू वी अपॉन आई आ रहा है, आई को रेफरेंस ले रहे हैं, दैट मींस आई से जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम स्लोप होगा उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एक स्लोप ये है, तो अगर ये स्लोप है तो बेटा इसका क्या हो गया, अगर मैंने कहा ये हो गया एम डैश ले लिया, और एक हमने ले लिया एम डबल डैश ले लिया, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, एम डैश का है। तो अगर एम डैश ग्रेटर है एम से और एम ग्रेटर है एम डबल डैश, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके थ्रू ऑफर हो रहा होगा, तो मैंने कहा अगर इसके थ्रू रेजिस्टेंस हमने शो कर दिया, एम डैश के लिए कर दिया आर डैश, एम डबल डैश के लिए कर दिया आर डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज ग्रेटर देन आर डैश, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इसी का उल्टा कर दें, अगर हम आई इधर ले लें वी इधर ले लें, तो यही रिजल्ट जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कहीं कहीं ग्राफ में क्वेश्चन में जो 1 मार्क पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में, उसमें वो लोग आई वाई एक्सिस में ले लेते हैं और वी ले लेते हैं एक्स एक्सिस में, और बच्चे जल्दबाजी में ही गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको रेफरेंस लेना है फ्रॉम द करंट एक्सिस। करंट एक्सिस से स्लोप इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर को हम कैसे और ज्यादा डिफाइन करेंगे और ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये है क्या, तो आर एज अ कांस्टेंट यहाँ पर पता चल गया। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर में कैसे ऑफर हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ओम्स लॉ के थ्रू हमने यहाँ पर स्टेटमेंट V इक्वल टू RI निकाल लिया। R क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये बता दिया। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोले सेम बात है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, अब बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है क्या, इट इज द opposition offered by conductor in the flow of electric current by the obstacle inside the conductor like atom and electron। देखिए होता क्या है, जब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, तो मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो जब ट्रैवल करते हैं तो उनके पाथ में, उनके रास्ते में लगातार एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स पड़ते रहते हैं, जिनसे वो लगातार कोलाइड करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, जिसके वजह से वो डायरेक्टली कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल ही उनके लिए बैरियर का काम कर रहे हैं, जो अपोजिशन कर रहे हैं। बैरियर का मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो उनके फ्लो में रुकावट बना रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उनके फ्लो का। तो वो जो अपोज कर रहे हैं, ये अपोजिशन ही यहाँ पे रेजिस्टेंस कहलाता है, और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसा कि क्लास 11th में हम लोगों ने थर्मल रेजिस्टेंस और फ्लूइड में विस्कस रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर होता है, और वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर है। अब ये आर को कैसे हम लिख सकते हैं बेटा, तो V इक्वल टू था आर आई। अगर V इक्वल टू था आर आई, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। तो अगर इसकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन हम बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जनरलाइज्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैंने कहा V की वैल्यू हम कहते हैं 1 वोल्ट। हमने कहा कि हमने इस V को कितना 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया, और 1 वोल्ट अप्लाई करने पर करंट कितनी फ्लो करने लगी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को यहाँ पर 1 ओम बोल देते हैं। ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये साइंटिस्ट के नेम से ही इसकी यूनिट डिफाइन कर दी गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। और 1 ओम कितना रेजिस्टेंस होता है बेटा, यू कैन से दैट 1 ओम
is the resistance offered by conductor when 1 volt of potential difference applied across the conductor can cause 1 ampere of करंट। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है और उससे 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो ऐसे में जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के थ्रू ऑफर होगा उसे हम बोलेंगे 1 ओम। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R, दैट इज कैन बी रिटन एज V अपॉन I। अब अगर हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर्स, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर पर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद हम उन पैरामीटर की डिपेंडेंसी के बाद मटेरियल पर वो किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है वो डिराइव करेंगे। सो अब हम लोग पता करने जा रहे हैं द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को सबसे पहली चीज बात बोलें तो टेम्परेचर ही वेरी कर देता है। तो अगर टेम्परेचर की डायरेक्ट डिपेंडेंसी आ रही है तो टेम्परेचर को हम अलग से स्टडी करेंगे। इसके अलावा बाकी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है तो वो किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इनके बारे में बात करने के लिए पहले टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर लिया, क्योंकि टेम्परेचर को ही कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वेरिएशन टेम्परेचर के बेसिस में ही आने लगेगा, बाकी सारे पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर क्या आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने बात की सबसे पहले यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हमने कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है देन वो किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो पहली डिपेंडेंसी जो बेटा यहां पर आती है वो आती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सिंपल सी बात है, लेंथ जितनी ज्यादा हो जाती है करंट का फ्लो करना उतना मुश्किल होता है। दैट मींस अगर करंट का फ्लो अनईजी हो रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हो रहा है। तो उसके लिए क्या बात करेंगे बेटा यहां पर हम वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर L। अब दूसरी डिपेंडेंसी क्या आती है बेटा यहां पर, इट इज inversely proportional to the area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस ही बात है, कंडक्टर का एरिया माउथ जितना ज्यादा होगा उससे करंट फ्लो करना उतना ही इजी हो जाएगा, और अगर करंट फ्लो करना उतना ही इजी हो गया तो रेजिस्टेंस उतना ही कम हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बताता है कि करंट कितनी अनइजी हो रही है। और यहाँ पे तो करंट क्या हो जाएगा, अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो करंट ज्यादा हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दैट मींस रेजिस्टेंस एरिया के साथ कैसा नेचर शो कर रहा है, इनवर्स नेचर, कि अगर एरिया ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। अब बेटा जब इन दो डिपेंडेंसी के बारे में बात कर ली तो थर्ड डिपेंडेंसी के लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि थर्ड डिपेंडेंसी के लिए यहाँ पर नेचर ऑफ द मटेरियल आ जाता है। और थर्ड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए मटेरियल का भी बहुत मेजर रोल है यहाँ पर। डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू रेजिस्टेंस भी डिफरेंट ऑफर होता है। अगर बात करें हम सिल्वर की तो सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बात करें गोल्ड की, गोल्ड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे आप सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया,
इन सब का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है, बट जैसे जैसे आप डिफरेंट मटेरियल में जाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। दैट मींस मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मटेरियल की भी डिपेंडेंसी यहाँ पर आ रही है, और उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए एक अनदर पैरामीटर आया कि यहाँ पे क्या देखा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया के। सो यहाँ से था R is proportional to L by A, when we remove the sign of proportionality introduce a constant, तो यहाँ पे आ गया था R is equal to एक constant आया रो, और इस रो को यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, this row is called as, the row is called as specific resistance, specific रेजिस्टेंस, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अलावा क्या बोलते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं इसको हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, where rho is called as specific resistance और resistivity। ये रो जो है बेटा ये हमारा मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर है। ये हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ऑफर होता है। एक मटेरियल के लिए मेरा फिक्स रहेगा। दैट मींस अगर हम बात करें कॉपर के वायर की, तो कॉपर का वायर अगर 1 मीटर का हो, 10 मीटर का हो, 100 मीटर का हो, 1 किलोमीटर का हो, किसी भी लेंथ का हो, उसकी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस उसका रो वेरी नहीं करेगा। पर अगर एक वायर कॉपर का है, दूसरा एल्युमिनियम का है, तीसरा गोल्ड का है, चौथा सिल्वर का है, तो इन चारों के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग ऑफर होगी। तो रेजिस्टिविटी जो है बेटा, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको हमने स्पेसिफाई कर रखा है। स्पेसिफाई कर रखा है दैट मींस स्पेसिफाई वर्ड जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो समथिंग कोई पैरामीटर हम फिक्स्ड कर देते हैं, किसी पैरामीटर की वैल्यू हम फिक्स्ड कर देते हैं, उसकी वैल्यू वेरी नहीं कराते। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हम ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको फिक्स करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम फिक्स करने वाले हैं कंडक्टर की लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। जरा देखिए किस तरीके से। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आया है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आया है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या फिर रेजिस्टिविटी की। यहां से देखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हमें डील करना पड़ेगा रो से। तो मैंने रो को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी सब एक तरफ कर दिया, हो गया R A बाई L। अब व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू के इक्वल होता है। कैसे, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर, लेंथ इज 1 यूनिट, इन मीटर से ले सकते हो मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, then rho will be R to 1 by 1। that means रो कितना हो गया R। that means रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही इक्वल है, मगर तब जब हमने उस मटेरियल की यूनिट लेंथ ले रखी थी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो अगर हमने यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट लेंथ ऑफ वायर ले रखा है, तो वो जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसी को हम यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड होती है, क्योंकि वो केवल उसकी यूनिट लेंथ के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब हम लोगों ने देख लिया कि किन किन चीजों के किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है, डिपेंडेंट है। तो वो आया R, दैट इज रो L बाई A, लेंथ पे डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट है और रेजिस्टिविटी पर डिपेंडेंट है। इस पर बेस्ड बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अब बेटा उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मटेरियल के किन किन पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। दैट मींस अगर बात करें चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर, रिलैक्सेशन टाइम पर, तो किन किन चीजों पर मटेरियल के अंदर जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनमें किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। जरा देखिएगा, समझिएगा। तो इसके लिए बेटा हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की। So that resistance and resistivity in terms of resistance and resistivity
in terms of material parameter. टेम्परेचर डिपेंडेंसी की हमने बात नहीं करी, उसके लिए बेटा हम लोग बाद में बात करेंगे. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर. तो बेटा आप सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने एक कंडक्टर ले लिया. L length of conductor wire and A is the area of cross section. ये जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. अगर मैंने कहा इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे और भी, बट फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मैंने कहा अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, the conductor having n number of free electrons in unit volume. So unit वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम A इंटू एल में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, NaL. चार्ज कितना हो जाता है हमें मालूम है, NaLe. फिलहाल अभी इतने से ही बात कर रहे हैं. तो बेटा अगर मैंने इस कंडक्टर के एन टर्मिनल के अक्रॉस सप्लाई कनेक्ट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर दिया, मैं यहां पर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टैब्लिश हो गई है तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर फ्लो करेगी. ठीक है. तो बेटा कुछ चीजें हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो वो क्या थी बेटा, एज वी नो दैट the relation between electric current and drift velocity, ये मैं लास्ट लेक्चर में निकाला था, तो हम वही वैल्यू पुट कर देंगे. बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड की, तो ड्रिफ्ट स्पीड vd कितना हो जाएगा, सॉरी I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा यहाँ से NeAVd, ये हमने लास्ट टाइम पे डिराइव किया था. एंड Vd के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं बेटा, एंड Vd होता है हमारा E बाई m टाउ. इन सारे पैरामीटर्स के बारे में हम लोग पहले से मालूम है. E था चार्ज, E थी इलेक्ट्रिक फील्ड, m था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और Vd था बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पर मैग्नीट्यूड ले रखा तो रियल ड्रिफ्ट स्पीड है. अब अगर हमने बेटा यहाँ पे Vd की वैल्यू पुट कर दी, देन I विल बी, I यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा NeA. Vd की वैल्यू में पुट कर दी E बाई m टाउ. सो हो जाएगा बेटा यहाँ से I इक्वल टू NE स्क्वायर A बाई m टाउ, और साथ में बेटा ये है E. अब बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और लेंथ को इंट्रोड्यूस करते थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन, ये नहीं लिख रहे हैं मालूम ही आपको, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या था, E इज इक्वल टू था माइनस dV बाई dr. When we deal with the magnitude, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको निकालने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. तो अगर when we deal with the magnitude only, हमने दोनों साइड मॉड ले लिया, so it will E is equal to dV by dr. Now E कितना अप्लाई है, E तो E ही है, in between the and terminal of conductor, and terminal of conductor क्या है बेटा, E तो E है, dV है V, और dr कितना है बेटा L. So E कितना आ गया, V by L. So we can put the value of E in that expression, so it will become, थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पे अब हम लोग डायग्राम को रब कर दे रहे हैं, डायग्राम को रब कर देते हैं, क्योंकि डायग्राम देख चुके हैं हम लोग. Now we have इलेक्ट्रिक करंट I is equal to NE स्क्वायर A टाउ बाई M. E की जगह पुट कर दिया हमने V बाई
एल। सो अब एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये v भी इधर कर दिया और ये हो गया हमारा a बाई एल एक साथ कर दिया। अब ये काम करते हैं बेटा, इस i को इधर भेज देते हैं, v को इधर ही रखते हैं, बाकी सारे टर्म उधर भेज देते हैं। देन इट विल कम, ये v को इधर ही रखा है, i इधर लिया तो डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये v अपॉन i आ गया, बाकी सब इधर भेजेंगे तो m और l ऊपर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें नीचे आ गई। ये एन ई स्क्वायर टाउ, ये l ऊपर गया था और a नीचे गया था, इसको मैं अलग से लिख दे रहा है बस, और कोई बात नहीं है। ये v अपॉन i क्या होता है बेटा, अभी मैंने निकाला था v इक्वल टू द आर आई, सो r कितना हो जाएगा v अपॉन i, दैट मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ गया v अपॉन i विल बिकम r, सो r आगे कितना m अपॉन n e स्क्वायर टाउ L बाई ए। L और A ये लेंथ और एरिया जो है मटेरियल के आउटर डायमेंशंस है, लेंथ और एरिया, बाकी सारे पैरामीटर्स जो M N E टाउ ये सब क्या है मटेरियल के इनसाइड अंदर के प्रॉपर्टीज, अंदर के पैरामीटर्स हैं। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी निकालनी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर तो सिंपली कंपेयर कर देंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन के साथ, वो क्या थी बेटा, so and we know that R is equal to rho L by A. If R is equal to rho L by A, now compare the equation with this equation. इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, so by equation first and second what will happen, R L by A, so rho will be, so इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप, कितना आ जाएगा, कंपेयर करने पर रो की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। सो ये आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, बिकॉज ऑफ जब डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज के साथ न्यूमेरिकल बनते हैं तो आप इनमें से कोई भी जो भी आपने मिडिल पोर्शन में आपने फॉर्मूला यूज किया हो मे बी वो भी यूज में आ सकता है। सो दैट इज वाई इनके फॉर्मूले आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, ये सब आपके यूज में जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और ओम्स लॉ कहाँ पर फेल होता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।